दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको बार बार उठाया जाता है और जिसमें जो सच के बदले दूसरे पहलुओं को सामने रखा जाता है। जी हाँ, मेरा मतलब कश्मीर के सवाल से है और कश्मीर के सवाल के बारे में बहुत सारे दावे किए गए। जब नोटबंदी हुई जिसके कारण देश को पूरी भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उस नोटबंदी के समय भी कहा गया था कि हम नोटबंदी करेंगे, उससे कश्मीर में जो आतंकवाद का सवाल है वो हल हो जाएगा। फिर आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसका मुकदमा तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, पर दावा किया गया आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों की जो हालत है वो बेहतर होगी और उसी के साथ साथ जो वहाँ का आतंकवाद है वो कम हो जाएगा। अब मामला तो हम सब देख रहे हैं कि कश्मीर में लगातार आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद चल रहा है। पहले 1990 में 2.5-3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी को छोड़कर आए थे, वो हम अलग चर्चा कर चुके हैं। और अभी इसके बाद भी 8 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई है और उनके प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में असुरक्षित हैं। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में अभी सवाल तो हल नहीं हो रहा। तो इसमें किरण रिजिजू जो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या में नेहरू जी ने बहुत गलतियां की, ये सब उसी का परिणाम है। ले देकर खुद की असफलताओं को दूसरे के सिर पर मढ़ने का और ख़ास तौर पर जवाहरलाल नेहरू के सिर पर मढ़ने की तो इनकी पूरी परंपरा ही रही है। अब इसमें नेहरू का क्या रोल था वो उस पे बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। दूसरी बात किरण रिजिजू जी ने कही कि महाराजा हरि सिंह तो भारत के साथ मिलने को तैयार थे, नेहरू जी ने आनाकानी की। अब वैसे देखा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ, कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था और स्वतंत्र रियासत के राजाओं को ऑप्शन दिए गए थे कि आप या तो स्वतंत्र रहें या भारत या पाकिस्तान किसी में मिल जाएं। महाराजा हरि सिंह ने कहा मुझे किसी के साथ नहीं मिलना, मैं कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ। और इसके चलते उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं कि जैसे हैं वैसे रहेंगे, और उसमें उन्होंने कुछ जो सुविधाएं हैं उसकी कुछ बात रखी थी। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्वीकार कर लिया। भारत ने कहा ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने से कुछ नहीं होगा और भारत ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो अंग्रेजी में इसी नाम से जाना जाता है, उसके कारण लाहौर के जो पोस्ट ऑफिस के झंडे हैं वो कश्मीर में पोस्ट ऑफिसेज पर लहराए। ये उसका मैं एक प्रमाण के तौर पे आपको दे रहा हूँ। अब ये जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक सरल बात यह है कि तो पहली बात तो यह है कि महाराजा हरि सिंह ने कोई पेशकश नहीं की भारत से मिलने की। तो फिर बाद में क्या हुआ, उसी समय महाराजा हरि सिंह ने एक और बहुत गलत कदम उठाया और उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो रहा है, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो कश्मीर का एक भाग जो हो वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो, हिंदू मेजॉरिटी एरिया कोई न रहे। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो कश्मीर घाटी है, वो है, पर जम्मू में कम से कम हिंदू मेजॉरिटी हो। इसके चलते महाराजा हरि सिंह ने, इसके बहुत प्रमाण हैं, वहाँ दंगे करवाए जिसमें लाखों मुसलमानों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसका बहाना लेकर जो पाकिस्तान के पठान और दूसरे कबीले के लोगों थे, पाकिस्तान आर्मी की मदद से उन्होंने कश्मीर पर हमला किया। अब महाराजा हरि सिंह डर गए, अब क्या किया जाए। खुद की सुरक्षा के लिए वो जम्मू चले गए और उनके जो मंत्री थे और शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, ये दिल्ली आए और इन्होंने भारत सरकार को कहा कि आप हमारे लिए मदद कीजिए, आप अपनी सेना को भेजिए। तो भारत सरकार, नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा हम सेना ऐसे ही नहीं भेज सकते, कोई समझौता होना ज़रूरी है।
और वो जो समझौता था वो था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन। तो नेहरू जी ने मना कभी नहीं किया था। जब वो आए तो ये संधि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की गई। इसके चलते सुरक्षा, विदेश विभाग, संचार विभाग और वित्त विभाग, ये केवल चारों विभाग दिल्ली के पास रहेंगे, केंद्रीय सरकार के पास रहेंगे। बाकी सब चीज़ों के लिए कश्मीर की असेंबली पूरी आज़ाद होगी। कश्मीर का अलग संविधान होगा, कश्मीर का अलग सदर रियासत होगा, कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा। इस आधार पे वो उस पर समझौता हुआ। भारत की सेना गई और उसने जाकर पाकिस्तान जो हमलावर थे उनको कश्मीर के 1/3 उनके पास था, 2/3 पे भारतीय सेना आ गई और वहाँ युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब ये युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? क्योंकि आगे का जो एरिया था वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सामरिक रूप से ज़्यादा मददगार था। वहाँ भारतीय सेना को एक तो काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी, दूसरा आगे अगर जाते तो बहुत सारे नागरिक लोग, सिविलियंस मारे जाते, इसलिए युद्ध विराम किया। अब इसी के साथ साथ जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुई तो महाराजा हरि सिंह ने कहा, उन्होंने कहा हम अभी ये संधि साइन कर रहे हैं पर इसको कश्मीर की जनता ने स्वीकार करना चाहिए और हमको एक स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसके चलते इस बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने संविधान बनाया, उसमें रखा गया और कश्मीर के मुद्दे को चर्चा करने के लिए शेख अब्दुल्ला और उनके 2 साथियों को बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें अंबेडकर थे, सरदार पटेल थे, बाकी देश के सब नेता थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 की बात रखी। तो आर्टिकल 370, ये इसके बारे में अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिकल 370 के कारण आतंकवाद बढ़ा है। उस पर भी मैं आ जाता हूँ। तो पहली बात याद रखना चाहिए, आर्टिकल 370 जो आया वो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से आया। इसका मतलब क्या है कि केवल इसमें नेहरू का रोल नहीं था, इसमें सभी का रोल था। और नेहरू अपने एक पत्र में, जिसका मैंने रेफरेंस निकाला है, कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 18 पेज 421, नेहरू जी अपने पत्र में लिखते हैं कि हमने क्योंकि कश्मीर के लोगों से, कश्मीर की सरकार से वादा किया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी चर्चा की गई और उस चर्चा के आधार पर आर्टिकल 370 आया। अब दूसरी उनकी आलोचना की जाती है कि वो यूनाइटेड नेशंस में क्यों गए, और क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशंस में भारत भी सदस्य था, पाकिस्तान भी सदस्य था। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा संगठन था, अभी आज के जैसा कमज़ोर नहीं था, शक्तिशाली था, जो दुनिया के अलग देशों के बीच में होने वाले मुद्दों को निपटाता था। और ये केवल नेहरू जी की बात नहीं थी, उस समय जो सरकार थी, और सरकार के साथ साथ जो ये कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल होते तो समस्या हल हो जाती, उसके उलट मैं आपको एक दूसरा कोटेशन देना चाहता हूँ। सरदार पटेल 23 फरवरी 1950 को एक पत्र लिखते हैं और ये बात 31 अक्टूबर 1948 के हिंदुस्तान टाइम्स में आई। अब सरदार जी क्या लिखते हैं इसमें? सरदार साहब लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, भारत भी है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को इस मामले को चर्चा करने दिया जाना चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा रोक टोक और बाकी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब ये तो ऐतिहासिक सच है, और इन तथ्यों के परे जाकर ये दावा करना कि ये नेहरू जी की गलती थी कि उन्होंने महाराजा हरि सिंह के ऑफ़र को ठुकराया। ऑफ़र क्या था? ऑफ़र कोई मर्जर का नहीं था, ऑफ़र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसलिए वो तो भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं होना था। वो तो सरल बात है कि हम केवल टेलीफोन, टेलीग्राफ और ये चीज़ें आपको देते रहेंगे। भारत का आग्रह था, आपको जो फैसला करना है आप भारत में आएंगे, आपका स्वागत है। तो नेहरू जी ने इसके बारे में कभी विरोध नहीं किया। जो गलती प्रचार की, इनके जो गलत प्रचार करने की, इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की, उसको भ्रमित करने की कोशिश है, उसी दिशा में एक और कदम है। अब जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आर्टिकल 370 के कारण आतंकवाद आया,
ये भी सच नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 लाया गया, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और वो भी उसका भी एक कारण था। वो एक मुख्य कारण ये था कि उस समय एक डर ये भी था कि कश्मीर के आज़ाद होने के बाद कई ब्रिटिश लोग वहाँ ज़मीनें खरीद लेंगे, और उससे बचने के लिए इस प्रकार की चीज़ को रखा गया। और बाकी तौर पे भी जवाहरलाल नेहरू का मत था कि भारत में पूर्ण विलय करने के लिए, कश्मीर को भारत में पूर्ण विलय करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। कश्मीरियों का दिल जीतिए, उनके दिमाग पे असर कीजिए, ताकि वो खुद कहें कि हमें भारत का भाग बनना है। अब हुआ इसका उल्टा। यहाँ जो सांप्रदायिक ताकतें थी, वो सांप्रदायिक ताकतों ने सरकार पर दबाव डाला कि आप कश्मीर की स्वायत्तता को समाप्त कर दीजिए और उसके विशेषाधिकार समाप्त कर दीजिए। तो इसके चलते कई विशेषाधिकार धीरे धीरे हटाए जाने लग गए। जैसे पहले कश्मीर के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते थे, उसको मुख्यमंत्री कहा जाने लग गया। सदर रियासत के बदले गवर्नर आ गया। ये मोटे एग्जाम्पल हैं, पर बाकी जो असेंबली के विशेषाधिकारों को कम किया जाने लग गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते शेख अब्दुल्ला भी नाराज़ हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने भी दूसरे देशों से बात करना चालू किया, उनको जेल में डाला गया। और ये उनकी स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए जो सांप्रदायिक ताकतों का आग्रह था, दबाव था, प्रेशर था, उसके कारण लोगों में एक प्रकार का अलगाववाद, एलिनेशन, सेपरेटिज्म की भावना आई। शुरू में ये सेपरेटिज्म कश्मीरियत के आधार पे था, पर 1980 के दशक तक कई जो असंतुष्ट तत्व थे, पाकिस्तान ने उनको अपने साथ जोड़ा, उनको ट्रेनिंग दी, और उसी के साथ साथ जो अल कायदा टाइप जो ट्रेनिंग अमेरिका ने चलाई थी, उसके कुछ तत्व कश्मीर घाटी में घुस आए और उन्होंने इस समस्या को हिंदू मुसलमान समस्या के रूप में सामने रखा। जिहाद को एक गलत ढंग से प्रस्तुत किया, कश्मीरी पंडितों पर अलग अत्याचार हुए, और वो मैं अलग वीडियोस में बता चुका हूँ कि कश्मीरी पंडितों के दुखद पलायन की क्या घटना है। तो इस प्रकार का जो आतंकवाद है, उसमें आर्टिकल 370 का क्या लेना देना है? मैं तो उलट कहूँगा, आर्टिकल 370 को अगर हम पूरी निष्पक्षता से लागू करते तो वहाँ आतंकवाद की समस्या खड़ी होने का सवाल ही नहीं था। अब गाड़ी दूसरे रास्ते पे चल रही है, और सब दोष आज की कश्मीर की समस्याओं का नेहरू जी पर डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि याद रखिए, भारत में कैबिनेट सिस्टम है, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक जीवित थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और आर्टिकल 370 ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से आया। सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के बारे में भी सरदार साहब का पत्र मैंने आपके सामने उल्लेखित किया है। बाकी मुद्दे तो हमने दूसरे वीडियोज़ में देखे हैं। मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिर से प्रोपेगेंडा चालू किया जा रहा है वो बहुत गलत है, और ये हमारा समस्या को हल करने की दिशा में नहीं जाएगा। समस्या को हल करने का एक ही तरीका है कि वहाँ लोकतंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो, लोगों को, कश्मीर के लोगों को डिसीजन मेकिंग में, पूरी चीज़ों में ज़्यादा अधिकार हो, और कश्मीर के लोगों को ऐसा एक राहत और इस भावना को दिया जाना चाहिए कि आप उतनी ही बराबरी के भारतीय नागरिक हैं जितना कोई और, और उसके चलते उनकी स्वायत्तता, स्पेशल प्रिविलेजेस, जो भी चीज़ें हैं, उनकी बातचीत और डायलॉग के माध्यम से ही हम कश्मीर की समस्या को हल कर सकते हैं। और ये जो किरण रिजिजू जी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग केवल नेहरू को बदनाम करने के लिए ये बातें करते हैं, वो पूरी गलत है। उससे समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होगा। समस्या का समाधान करना सोचना चाहिए, आगे की बात सोचना चाहिए, और उसके लिए जो कदम है वो उठाए जाना चाहिए, और उसमें वार्तालाप और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके साथ कई चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।